नमस्कार। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या शुरू करने का सोच रहे हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या ये दोनों काफी है? क्या आपने कभी सोचा है आप जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं? हम जैसे बिहेव करते हैं वैसे हम बिहेव क्यों करते हैं? हमारे किसी भी एक्शन का आधार कोई तुक्का है या डीप रूटेड पैटर्न? बाजार में सामान खरीदते वक्त क्या हम सोचते हैं कि जो हम खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं? लोगों को सही तरीके से समझने का असरदार तरीका ये है कि आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें। क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं या गलत जानकारी देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। लोग ऐसे जवाब चुनते हैं जो उनको लगता है कि सुनने वाले को पसंद होंगे, खासकर तब जब उनसे सीधा सवाल पूछा जाता है। ये इसलिए नहीं होता कि वो आपको गुमराह करना चाहते हैं, बल्कि ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। लोग इन सवालों का जवाब अपने दिमाग के कॉर्टेक्स लेवल से देते हैं, जो कि बुद्धि को कंट्रोल करता है, ना कि उनके इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स को। नॉर्मल सी बात है, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप उसे सोच समझकर ही जवाब देंगे ना। आपको लग सकता है कि आप सच बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि आप सच ना बोल रहे हो, क्योंकि असली जवाब आपके दिमाग के गहराई में कहीं पीछे डीप रूटेड होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मैं नहीं कह रहा, ये इस बुक में लिखा है, The Culture Code, an indigenous way to understand why people around the world buy and live as they do, जिसके ऑथर है फ्रांस में जन्मे अमेरिकन मार्केटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर क्लोटेर रफाएल, जो कि एक फेमस मार्केटिंग गुरु है। अपने इनोवेटिव और यूनिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। उनका सबसे प्रोमिनेंट कंसेप्ट है द कल्चर कोड। आज हम उनकी केस स्टडीज के थ्रू उसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर क्लोटेर ने बहुत समय तक ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर रिसर्च करी, उनका बिहेवियर पैटर्न जानने के लिए कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। वो एक बार स्विट्जरलैंड की जिनेवा यूनिवर्सिटी में ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे। उस लेक्चर में कुछ बच्चों के माँ बाप भी आए हुए थे। लेक्चर खत्म होने के बाद में एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ उनके पास आता है और बोलता है कि डॉक्टर क्लोटेर, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किससे? उन्होंने कहा नेस्ले से। ये वो समय था जब नेस्ले पूरी दुनिया में अपनी इंस्टेंट कॉफी बेच रही थी, मगर जापान में उनकी सेल लगातार गिरती जा रही थी। उन्होंने बहुत रिसर्च कंडक्ट कराई, बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत लोगों से बात की, मगर वो इस सेल को गिरने से रोक नहीं पा रहे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि जापान कॉफी कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा है। डॉक्टर क्लोटेर को भी ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर रिसर्च करते करते बहुत समय हो गया था, मगर कोई रिजल्ट उनके हाथ नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर रफाएल ने इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा और चल पड़े जापान। वहां उन्होंने डिटेल में रिसर्च करी, जापानी कल्चर को जाना। अपनी इस रिसर्च के दौरान उनको पता चला कि जापान एक चाय पसंद देश है। चाय उनके कल्चर में डीपली रूटेड है। चाय को उनके कल्चर से निकाल पाना नामुमकिन है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए डॉक्टर क्लोटेर ने ये सजेस्ट किया कि अगर हम कॉफी के टेस्ट की टॉफीज, कैंडीज और डेजर्ट जापानीज स्टाइल में जापानीज बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकें, जिसमें कैफीन बिल्कुल ना हो, तो हो सकता है जापानियों में आगे चलकर कॉफी का एक इम्प्रिंट बन जाए और कॉफी का टेस्ट बिल्ड हो जाए। फिर क्या था, नेस्ले ने कॉफी के टेस्ट की टॉफीज और डेजर्ट्स को बाजार में उतार दिया। बच्चे उसे पसंद करने लगे और कॉफी का टेस्ट डेवलप होने लगा। इस रास्ते में थोड़ा समय लगा, मगर 2023 में कॉफी का कंजप्शन पूरे जापान में 401.6 मिलियन टन रहा। डॉक्टर क्लोटेर की इस सफलता से अब दुनिया का हर ब्रांड उनके साथ काम करना चाहता है। उन्होंने लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे गहरे इमोशन को समझने के लिए अपनी 3 फेज अप्रोच का इस्तेमाल किया, क्योंकि यही वो अप्रोच है जो हमें बताएगी कि लोग जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, अपने डिसीजंस और प्रेफरेंसेस किस आधार पर लोग बनाते हैं, शॉपिंग करते हुए या रोजमर्रा का काम करते हुए, और उनके कल्चरल कोड क्या है। डॉक्टर रफाएल ने अपनी कल्चर कोड थ्योरी में ह्यूमन ब्रेन को 3 लेवल्स में बांटा है, कॉर्टेक्स लेवल, लिम्बिक लेवल और रेप्टिलियन लेवल। कॉर्टेक्स लेवल ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी कॉन्शियस थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग को कंट्रोल करता है। जब लोग रैशनल डिसीजंस लेते या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं, तब ये पार्ट एक्टिव होता है। इस लेवल पर लोग अपने थॉट्स को स्पष्ट करते हुए एनालिटिकल आंसर देते हैं, मतलब कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, नुकसान है उसका, कोई फायदा है उसका। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि आप एक कार खरीदने गए, तो कॉर्टेक्स लेवल पर आप ये डिसाइड करेंगे कि इस कार के फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और प्राइस क्या है। दूसरा है लिम्बिक लेवल।
ये ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशंस और पर्सनल एक्सपीरियंस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, मान लीजिए कि आपकी किसी बचपन की मेमोरी के साथ वो जुड़ा है, तो ये एक लिम्बिक लेवल पर आता है। और लास्ट में आता है रेप्टिलियन लेवल। ये लेवल इंसान के दिमाग का सबसे प्राचीन लेवल है। ये इंसान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और बेसिक नीड को कंट्रोल करता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट देखकर तुरंत एक गहरा सुकून, शांति या खुशी महसूस होती है, तो ये समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई ऐसी खास बात है जो आपके रेप्टिलियन मेमोरी के साथ जुड़ी है। अब डॉक्टर क्लॉटेयर की आज की सबसे मजेदार केस स्टडी को सुनाता हूँ। क्रिसलर एक अमेरिकन ऑटोमोटिव ब्रांड है जो स्टेलेंटिस ग्रुप से बिलोंग करता है। उसने AMC अमेरिकन मोटर कंपनी को 1987 में एक्वायर किया, जिसका मुख्य ब्रांड था जीप। जीप को एक्वायर करने के बाद उसने जीप के मॉडल्स में कुछ बदलाव लाने की सोची। जीप रेंगलर में स्क्वायर हेडलाइट्स इंट्रोड्यूस करी गई। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन को रिफाइन किया ताकि ऑन रोड कंफर्ट और हैंडलिंग इंप्रूव हो सके, और गाड़ी में अंदर बेहतर इंटीरियर्स और मॉडर्न फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। एक टाइम की SUV कैटेगरी की विनर जीप रेंगलर को बड़े SUV और हैवी दिखने वाले लग्जूरियस ऑप्शंस ने रिप्लेस कर दिया। क्रिसलर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे कि जीप की सेल्स फिर से पटरी पर आ जाए। क्रिसलर ने बहुत लोगों से क्वेश्चंस पूछे, हजारों सवाल किए, कोई जवाब नहीं मिला। शायद उसने सवाल गलत पूछे थे। यहाँ फिर से एंट्री होती है हमारे क्लॉटेयर भाई साहब की। उन्होंने पकड़े 20 आदमी और लगा दी अपनी वही थ्योरी फिर से। उन्होंने लोगों से ये नहीं पूछा कि उन्हें जीप में क्या पसंद है, बल्कि उन्होंने ये पूछा कि आपकी जीप से रिलेटेड अर्लीस्ट मेमोरी, यानी कि सबसे पहली, हो सकता है चाइल्डहुड में पहली बार आपने कभी जीप को देखा हो, या कोई भी सबसे पहली मेमोरी क्या है। और वो स्टडी करके उन्होंने पाया कि लोग जीप को एक बीस्ट के रूप में देखते हैं जो खुले मैदान में दौड़ता है, गुर्राता है और उन रास्तों पर जाता है जहां आम व्हीकल नहीं जा सकता। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान YouTube पे मुझे एक वीडियो भी मिला जिसमें लिखा था, वी डोंट नीड रोड्स, वी हैव जीप। लोगों के लिए जीप का मतलब था आजादी से चलना, एडवेंचर करना। ये सब देखकर क्लॉटेयर भाई साहब को समझ में आ गया कि अमेरिका के लिए जीप का कल्चर कोड है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। घोड़े में सॉफ्ट लेदर सीट्स नहीं होती, उसमें टफ सैडल्स होते हैं। इस बात को समझकर क्लॉटेयर ने जीप के डिजाइन में कुछ छोटे मगर इंपैक्टफुल चेंजेस किए, जैसे स्क्वायर हेडलाइट्स को राउंड में बदल दिया, क्योंकि घोड़े की आंखें राउंड होती हैं। जो पुरानी जीप थी उसकी विंडशील्ड आगे की तरफ फोल्ड हो जाती थी ताकि हवा मुंह पर लग सके। असल में जीप के कंज्यूमर्स को लग्जरी नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी टफनेस, रगेडनेस। और डॉक्टर रफेले की बात मानकर जब क्रिसलर ने ये सब चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली जीप की सेल्स हाई जाने लगी। डॉक्टर रफेले ने साबित कर दिया कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के कल्चरल और इमोशनल कोड को समझ के छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो आप एक बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जीप रेंगलर का सक्सेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2008 में जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी और बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी सेल्स में गिरावट दर्ज कर रहे थे, तब जीप ने अपनी सेल्स में 17% की बढ़ोतरी दर्ज करी थी। कल्चरल कोड वो अनकॉन्शियस मीनिंग है जो हम किसी भी चीज पर लगाते हैं, चाहे वो एक कार हो, खाना हो, रिलेशनशिप हो या फिर एक देश। ये सब उस कल्चर से आता है जिसमें हम बड़े हुए हैं।